Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें हम जो अभी तक बात कर चुके थे वो गॉस थ्योरम के बाद उसके एप्लीकेशंस और मिलिकन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद एक टॉपिक देखिए जो हमने सबसे लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा, दो प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अकॉर्डिंग मिलिकन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। और एक और टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंडेड है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये जो टॉपिक है देखिए ये आपकी जो बुक है, बुक में तो एज ए टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसलिए क्योंकि इसका यूज भी है चैप्टर में, तो इसलिए ये टॉपिक मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो इसमें क्या है कि देखिए जब आप ऐसे समझ के चलिए कि ये दो प्लेटें हैं, आपको ध्यान हो तो इसी तरीके से दो प्लेटें थी, किसमें दो प्लेट वाले जो एप्लीकेशन हमने किया है। ठीक है, अब किसी एक प्लेट को पॉजिटिव या किसी एक प्लेट को आप नेगेटिव कर सकते हैं, आप किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। अगर कोई आप अगर ये मान के चलिए ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव और ऊपर वाली नेगेटिव हो, तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, कोई धनावेशित कण गति करता है, तो सबसे पहले तो जो चीज मैं आपको देखिए, अगर मैं यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं इसमें बात करता हूँ सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक लिमिटेड एरिया में होगी। इस बात को मैं पहले कह चुका हूँ कि इस तरह की कहानी में क्या होती है, लिमिटेड एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है। अब कोई एक आवेशित कण, सपोज दैट कोई कण ये है, यहां वो एक पार्टिकल है और ये इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और इसके इस तरह से लंबवत ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी पार्टिकल गतिमान है। ठीक है, अब होगा क्या, आप इस चीज को देखिए कि जब पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ये भी है चलने, ये डायरेक्शन है चलने की, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि वेक्टर क्वांटिटी यानी जो वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर, उसका प्रत्येक दिशा में कोई उसका सदिश जरूर प्राप्त हो सकता है, छोड़कर एक ऐसी दिशा जो उसके लंबवत हो, वहां उसका कोई भी कंपोनेंट आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी जो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट केवल वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट हैं वो सभी दिशाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं, छोड़ किसको, एक उसके लंबवत दिशा को छोड़कर सब दिशा में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी लंबवत दिशा यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहां इस वाली गति पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि यहां ये वेलोसिटी नियत रहने वाली है, यानी नियत वेग से ये कण गति करेगा अपने आगे की दिशा में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब क्योंकि दिशा क्षैतिज है, सॉरी जो ये कण जो गति कर रहा है वो क्षैतिज कर रहा है, तो इसलिए क्षैतिज दिशा में ये एक नियत वेग से गति करता रहेगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी इसकी क्षैतिज चाल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैंने बोला पॉजिटिव पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पार्टिकल तो किसकी ओर जाएगा, निगेटिव टर्म्स की ओर लगना शुरू हो जाएगा। कैसे देखिए, पॉजिटिव जब कण होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो जाहिर सी बात है फोर्स भी इसी दिशा में काम कर रहा होगा।
फोर्स भी इसी दिशा में काम कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब फोर्स इस दिशा में काम कर रहा होगा तो कण यहां से चलेगा धीरे 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 धीरे, इस तरीके से ये क्या होगा, गति करना शुरू करेगा। और अब कण का पथ जो है वो ये होगा। ठीक है, अब फोर्स देखिए, अब ये पता कैसे लगा, मैंने आपको एक बार सूत्र बताया था, F बराबर QE, यानी वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में फोर्स का लगना। इफ अगर आप क्या लेते हैं, -Q लेते हैं, तो उस टाइम जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। क्लियर हो गया इतना? अब इसी वजह से क्या होता है कि जब पॉजिटिव पार्टिकल इसके अंदर प्रवेश करेगा, आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कोई सा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम तरह का आर्टिकल होगा। तो जब पॉजिटिव कण होगा तो अंतर क्या आएगा, ये नेगेटिव प्लेट की ओर विक्षेपित होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, इस तरह को आप समझ के चलें। तो अब देखिए, अब मैं अगर इस चीज को देखता हूं तो यहां इसकी जो कंडीशन है वो ये है, और इसमें दो तरीके का विस्थापन अब होता है, एक क्षैतिज यानी एक ये वाला, एक ये, और एक है ये। इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी जो गति है, यानी जो गति की दिशा है उसके लंबवत दिशा में जो विस्थापन होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। जो उसी दिशा में है उसको अनुदैर्ध्य विस्थापन बोलते हैं, यानी नॉर्मल आप विस्थापन कह सकते हैं इसको, क्षैतिज विस्थापन। ठीक है, अब क्या होगा देखिए कि अब यहां आपको अगर ये मैं बात करूं कि ये बिंदु अगर x, y है, अगर यहां इसकी जो पोजीशन है वो x, y के रूप में है, तो आप ये देखिए कि क्षैतिज, अब देखिए एक चीज और देखिए, बल यहां लग रहा है। ठीक है, बल यहां एक इस तरीके से लगा हुआ है, तो F बराबर क्या होता है, Q और E होता है। ठीक है, और F बराबर आप जानते हैं होता क्या है, M में होता है, तो QE, और आप अगर इसमें वैल्यू निकालना चाहें Q की आवेश, ये सॉरी A की, तो ये आ जाता है QE अपॉन M। ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आया। ठीक है, त्वरण निकल के आया, कौन सा, जो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस कण में उत्पन्न होगा, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसा होगा, इसके नेचर की। तो देखिए, क्यों नियत है, क्यों, क्योंकि हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो आवेशित है और हमें पता है उस पर कितना आवेश है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जाहिर सी बात हमें पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। ठीक है, प्लेटों के बीच में। अब m उस पार्टिकल का नियत रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, तो इसका मतलब नियत त्वरण से गति होगी वर्टिकली, और नियत वेग से गति होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी क्षैतिज में गति नियत वेग से है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति नियत त्वरण से होगी। आप अब इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नियत त्वरण से गतिमान है यहां, और ये क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गतिमान है। तो नियत वेग से जब गतिमान होती है कोई वस्तु, तो हम नॉर्मल उसके लिए दूरी बराबर चाल गुना समय यूज करते हैं। आपको इस बात का पता है। तो अगर मैं x बराबर बात करता हूं, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा v इंटू टी। तो t की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन v। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी ये जो t की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, x अपॉन v। अब क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये तो देखिए क्या है, ये केवल क्षैतिज के लिए आप बात कर रहे हैं, क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर के लिए गति की बात करें तो देखिए नियत त्वरण से गतिमान है। तो जब नियत त्वरण से गतिमान है, तो नियत त्वरण से गतिमान होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं? क्या आपने फर्स्ट में ध्यान है, आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि गति की समीकरण, जो न्यूटन्स की गति की समीकरण है, जो गति की समीकरण दी गई थी वो नियत त्वरण के लिए दी गई थी। और ये ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर में वो चेंज हो जाती हैं, y इक्वल टू
यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है गति की। ठीक है, अब देखिए जब ये यहाँ प्रवेश कर रहा था कण, तो इसका क्षैतिज वेग है ना कि ऊर्ध्वाधर वेग है, तो ऊर्ध्वाधर वेग तो इसका है नहीं, तो ऊर्ध्वाधर वेग ना होने से y बराबर जो यू वाई, ये वाला जो टर्म है यू वाई जीरो होने से क्या टर्म हुआ, ये जीरो हो गया, क्योंकि यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। प्लस बचता क्या है, हाफ, और a की वैल्यू हो जाती है क्यू ई अपॉन एम, और t की वैल्यू हो जाती है x अपॉन वी इसका होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ जाता है 1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी, और लिख लीजिए v इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्या निकल के आ जाती है, एक समीकरण निकल के आ जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। इसको आप अगर देखिए वेलोसिटी क्षैतिज में नियत है, m नियत है, q नियत है, e कांस्टेंट है, तो हम इसको एक कांस्टेंट टर्म मान के चल लेते हैं, 1/2 क्यू ई अपॉन एम वी इक्वल टू मैं मान लेता हूँ k, तो समीकरण आ जाती है y बराबर के एक्स स्क्वायर। और आपको अगर ध्यान है, आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं पैराबोला, तो ये जो समीकरण है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है कि एक चर में द्विघात और एक चर में सिंगल है, सिंगल घात की है। ठीक है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोलिक यानी पैराबोलाकार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये पथ है, किसी आवेशित कण का जो पथ है ये कैसा है, परवलयाकार है, परवलयाकार। ठीक है, यानी ये पैराबोलिक पथ है। ठीक है, अब तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो वो पैराबोलिक होगी, यानी उसका पथ पैराबोलिक होगा। आप इसको यहाँ एक कंडीशन, आप एक इसकी कंडीशन भी बना सकते हैं कि यदि कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में यानी एक दिशा में नियत वेग से और एक दिशा में नियत त्वरण से गति करती है, तो हमेशा ही उस कण का पथ या उस वस्तु का पथ पैराबोलिक होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखिए आगे, यहां से आप इस चीज को कह भी सकते हैं, देखिए एक इसकी घात सिंगल है, एक्स की घात 2 है, तो इसका मतलब ये पैराबोलिक है। अब इसमें से देखिए आप क्या क्या चीज ध्यान रख सकते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो q अपॉन m के पर होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस वस्तु का, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश। देखिए मिलिकन ऑयल जो एक्सपेरिमेंट है उससे पहले तक जब भी जो भी आपको पता था आवेश के बारे में, वैल्यू वगैरह, वो सारी चीजें q अपॉन m के बारे में, q अपॉन m से रिलेटेड थी। जबकि मिलिकन ऑयल जो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट है उसके बाद रियल q की वैल्यू निकाली गई, यानी रियल आवेश की वैल्यू निकाली गई, किसके लिए, पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो q अपॉन m जितना ज्यादा होगा पार्शियल की, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये वाला, उतना ही ज्यादा होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु का जो विशिष्ट आवेश है, जो मैक्सिमम होगा, वो किसका होगा कि अगर यानी कोई आवेशित कण अगर यदि गतिमान है, और 2 या 3 हो सकते हैं, इस तरीके से और भी हो सकते हैं, चलिए ये, या और भी कोई हो सकता है यहाँ ऐसे, तो जिसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी किसी एक पोजीशन पर, अगर मैं यही इसी पोजीशन की बात करूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, और इसका कुछ और है, तो जिसका ज्यादा होगा उसका विशिष्ट आवेश भी ज्यादा होगा। तो यानी q अपॉन m लेटरल डिस्प्लेसमेंट के पार्शियल विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हमेशा कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको अलग से देखिए, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, q अपॉन m के रूप में, q अपॉन m अलग लिख लीजिए, e अपॉन v अलग लिख लीजिए, x का अलग रह जाएगा। तो आप इसको विशिष्ट आवेश के पदों में भी तोड़ सकते हैं, यानी जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वो किसका ज्यादा होगा, जो q अपॉन m की वैल्यू ज्यादा देगा। जिसमें q अपॉन m की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा विस्थापित होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने केवल, हमें मेन चीज ये सीखी है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई कण गति करता है, और कैसी गति होती है, क्षैतिज दिशा में नियत वेग है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत त्वरण है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा ही किसी भी कण की गति पैराबोलिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही पढ़ी हमने।
दूसरी कंडीशन क्या पड़ी है कि यदि ऐसी स्थिति है, यानी जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है आवेशित कण का वो उसके विशिष्ट आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब जिसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका विशिष्ट आवेश ज्यादा होगा, या जिसका विशिष्ट आवेश ज्यादा है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट से मतलब मेरा पार्श्विक विस्थापन से मतलब जो है वो ये है कि उसकी जो वेग, यानी जो वेग की दिशा है, इस वेग से लंबवत जो विस्थापन होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने पढ़ी है। अब आपको अगर इसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करें, या आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट्स करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना।